प्रिमिटिव लैटिस ड्रॉ करना है इसमें, प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो अब शायद आइडिया हो गया होगा आपको। तो अगर आप इस तरफ जाएं, इस डायरेक्शन में, तो यू सी दैट देयर इज वन ब्लैक वन व्हाइट, जबकि यहां जाएं तो व्हाइट ही व्हाइट है। तो अगर हम टोटल काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक काउंट करें और टोटल नंबर ऑफ व्हाइट काउंट करें, ओके, तो बताइए क्या रिलेशन होगा दोनों में। ये है, मान लिया इस लाइन पर काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 ब्लैक है। इस लाइन पर काउंट करें तो 5 ही व्हाइट पड़ेंगे और 5 ही ये नीचे वाले व्हाइट आएंगे। ठीक है, तो ऐसे होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स यू कैन सी। ठीक है, मतलब एक ब्लैक आएगा हिस्से में, अगर ब्लैक डॉट, तो फिर क्या आएंगे, 2 व्हाइट डॉट आएंगे या नहीं। ये देख लीजिए एक बार, जो व्हाइट डॉट है दे आर डबल टू द ब्लैक डॉट। ओके, जो व्हाइट डॉट है वो डबल टू द ब्लैक है। ये बात दिख रही है आपको या नहीं। इस वाली लाइन में व्हाइट ही व्हाइट है, ठीक है, तो वो डबल है, दुगने। ओके, तो यानी कि सभी जो ब्लैक और व्हाइट है ना, वो कवर होने चाहिए। ओके, वो सभी कवर होने चाहिए। तो जो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स होते हैं, 2 डायमेंशनल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स, वो या तो ब्लैक को ब्लैक से कनेक्ट करने वाले होंगे या व्हाइट को व्हाइट से कनेक्ट करने वाले होंगे। ओके, वो जरा चेक करते हैं। अगर मैं ये वाला ऑप्शन पिक करता हूं तो ब्लैक से ब्लैक कर रहे हैं, तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं या नहीं, बट वो नियरेस्ट को करना चाहिए। ओके, तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसके हिस्से में कितने आते हैं, 2 ब्लैक आते हैं, ये ब्लैक यहाँ भी है ना, एक कॉर्नर से एक आता है, और व्हाइट कितने आते हैं, 4। ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये ब्लैक को ब्लैक से तो कर रहा है, ओके, बट यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है ना ब्लैक। ठीक है, तो एक लैटिस पॉइंट पर कितने ब्लैक और कितने व्हाइट है, these atoms belongs to one lattice point, one lattice point। अब प्रिमिटिव लैटिस में, अच्छा उसको चेक करते हैं। ठीक है, ये देखो, इसमें ब्लैक को ब्लैक से मिला रहा है, बिल्कुल सही बात है, ब्लैक को ब्लैक से मिला रहा है, तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स है या नहीं, बिल्कुल है। ओके, ये जो यहाँ जो है ये एरिया, ये इसमें कितने ब्लैक और कितने व्हाइट आ रहे हैं, व्हाइट आएगा 1 मिलाकर और ब्लैक आएगा 1। ठीक है, तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स तो है, ये तो क्लियर है। बट ये जो शेल है, ये वाली शेल, इसमें एक ही ब्लैक आ रहा है, एक व्हाइट आ रहा है, जबकि प्रिमिटिव शेल में क्या आना चाहिए, 2 व्हाइट आने चाहिए। ओके, तो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स सही डिफाइन किए, इसमें प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स नहीं डिफाइन किए हुए, व्हाइट से व्हाइट तो मिला रहा है। ओके, बट क्या है, व्हाइट से व्हाइट तो मिला रहा है, बट अगर मैं इसको यहाँ बना दूं ऐसे, इसके साइड में, ये और ये सेम नहीं आएंगे। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पर ब्लैक को व्हाइट से मिला रहा है, नहीं होगा, तो बेस्ट ऑप्शन यही बचता है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। बट चूंकि मैं इसको भी ज्यादा सही नहीं मानता हूँ, मतलब प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर तो सही से दिखाए थे, बट जो इसकी प्रिमिटिव सेल है ना, उसमें 2 व्हाइट आने चाहिए थे, 2 व्हाइट और एक ब्लैक आना चाहिए था। ठीक है, तो उसको कैसे होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था 2 व्हाइट और ऐसे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए था प्रिमिटिव सेल, ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट ये जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें जो है, अगर प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स भी डिफाइन करवा रहा है तो दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, ये बेस्ट होगा। ठीक है, बट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर तो सही है, इसमें ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो प्रिमिटिव सेल दिखा रखी है इसमें थोड़ा डाउट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एटम्स काउंट कर रहे हैं तो एक ब्लैक और 2 व्हाइट मिलते हैं, तो प्रिमिटिव सेल वो सेल होगी जिसमें 2 व्हाइट और एक ब्लैक आए। तो अगर मैं ये वाली प्रिमिटिव बनाता हूँ, ये जो मैंने बनाई है, उसमें 2 व्हाइट आएगी, क्यों, क्योंकि हर एक व्हाइट का आधा आधा आएगा, आएगा कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको काउंट करोगे तो, इसमें काउंट करोगे तो आएगा 1/2 × 4 व्हाइट का आएगा, प्लस 1/4 × 4 ब्लैक का आएगा। ठीक है, ये someone is asking there should be only one atom of each type, लेकिन एटलीस्ट एक सब टाइप का होना चाहिए, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि एक से ज्यादा भी हो, ऐसा नहीं कि सब एक ही होंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना सीक्वेंस में, सीक्वेंस देखो, यहाँ पर व्हाइट ज्यादा है ब्लैक ज्यादा है, सीक्वेंस चेक करो ना, यहाँ इस वाली लाइन में एक व्हाइट एक ब्लैक, इस वाली लाइन में व्हाइट ही व्हाइट है, तो व्हाइट ज्यादा होंगे या कम या बराबर होंगे ब्लैक से, तो इसकी बात है व्हाइट ज्यादा होंगे। ओके, तो प्रिमिटिव सेल में सब टाइप का कम से कम एक एक हो, ऐसा नहीं कि एक ही हो, कम से कम एक एक हो। ठीक है, ओके, ठीक है, देखो क्या आंसर देते हैं, कोई भी जो है इसमें से नहीं लग रहा प्रिमिटिव सेल। ओके, प्रिमिटिव लैटिस सी क्यों नहीं है, अरे भाई सी तो हो ही नहीं सकता, सी में तो एक ब्लैक आ रहा है एक व्हाइट आ रहा है, और प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर
जो है किससे बनेंगे, ब्लैक से ब्लैक बनेंगे, क्योंकि व्हाइट जो है दो तरह के हैं, इसलिए व्हाइट से व्हाइट पर नहीं बनेगा। ओके चलो अब मैं आगे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन सॉलिड। बॉन्डिंग इन सॉलिड इन द सॉलिड, in the solids the atoms are strongly bonded to each other. In the solid, atoms are strongly bonded to each other so that net force between the two or more atoms is zero. जैसे for example, we take a chain of atoms if we take chain of atoms ओके मान लीजिए चेन ऑफ एटम्स है, इनके बीच का डिस्टेंस है आर ई लाइक दिस। ओके तो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट, कब जब उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा आर ई होगा, नेट फोर्स किसके साथ कम होता है एफ अट्रैक्टिव प्लस एफ रिपल्सिव जीरो होगा, एफ अट्रैक्टिव प्लस एफ रिपल्सिव जीरो होगा। यानी कि ये जब एटम्स इक्विलिब्रियम में बैठे होंगे ऐसे, तो क्या वो एक दूसरे से और ज्यादा कम डिस्टेंस पर आएंगे। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो एटम है ये सबके सब कितने इक्विलिब्रियम में, जब इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स उनके बीच का लगने वाला अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। अगर भाई अट्रैक्टिव होता तो एटम्स के बीच का डिस्टेंस और कम होता जाता, और नेट फोर्स अगर रिपल्सिव होता तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता। बट चूंकि वो क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। ओके हम सॉलिड में यही पढ़ते हैं ना कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, जितना इन दोनों के बीच का है पहले दूसरे के बीच का है उतना ही क्या है दूसरे और तीसरे के बीच का है, उतना ही क्या है थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। ठीक है क्योंकि एटम्स कैसे अरेंज है पीरियोडिकली अरेंज। ठीक है तो नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा, ना तो अट्रैक्टिव होगा नेट ना रिपल्सिव होगा। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का सम जो है नेट कितना बनेगा जीरो बनेगा। ठीक है वेयर इसको क्या कहते हैं आर ई को, आर ई इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हो आप इसको अगर बॉन्डिंग की बात कर रहे हो, बॉन्ड लेंथ। ठीक है और आपने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पढ़ा होगा पहले, भाई दो एटम्स जो होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक सेपरेशन कुछ भी कह दो। तो पिछले टॉपिक में जो आपने ये पढ़ा था नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, उसी को यहाँ आर ई कहते हैं। यानी कि पिछले टॉपिक को अगर इससे लिंक करना हो तो जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमने किसी भी क्रिस्टल में निकाला था उससे इसको कनेक्ट करेंगे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। आर में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ आर का मतलब क्या है, यहाँ आर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन दी एटम्स, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी एटम्स, वो हम आर कहते हैं यहाँ। और वहां आर क्या था पिछले टॉपिक में आर का मतलब था एटॉमिक रेडियस, यहाँ आर का मतलब एटॉमिक रेडियस नहीं है। बॉन्डिंग वाले टॉपिक में आर का मतलब एटॉमिक रेडियस नहीं है, आर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एटम्स। आर पता चला उस आर को लिख कर दिया इससे, नो ओके ये आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एटम्स इन केस ऑफ बॉन्डिंग टॉपिक। ओके तो हम कह रहे हैं जो नेट फोर्स है किन्हीं दो एटम्स के बीच का लगने वाला वो क्या है, ठीक है ना तो अट्रैक्टिव है नेट और ना रिपल्सिव है, दोनों का सम कितना है जीरो है। ओके अच्छा फोर्स तो जीरो है इक्विलिब्रियम में, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन फोर्स इज जीरो। ठीक है व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium potential energy is minimum।
पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। फोर्स तो जीरो है पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप जानते हैं फोर्स क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू होता है। बट सिंस force is only r dependent, force is only dependent on r, इसलिए F of r क्या होगा? नेगेटिव फोर्स दिस फोर्स ओनली डिपेंडेंट ऑन r, इसलिए ये होगा इक्वेशन। तो इसको आप कह सकते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? जो फोर्स है, फोर्स को जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको जीरो होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। ओके, इसके डेरिवेटिव को जीरो होना चाहिए अंडर इक्विलिब्रियम। और मिनिमम के लिए क्या जरूरी है? इसका डबल डेरिवेटिव साथ ही साथ क्या होना चाहिए? फॉर मिनिमा इट्स डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव? इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके लिए। फॉर मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फॉर मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस पर यही क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बॉन्डिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। यही क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, इसी पर बेस इतना ही चेक करना होता है आपको। ओके, तो क्या करना है आपको? ये जो एटम्स आप देख रहे हैं, कोई भी सॉलिड स्टेबल है, कोई भी सॉलिड स्टेबल है, तो उसके बीच के जो एटम, उसके जो एटम्स है, उनके बीच का जो फोर्स है, नेट फोर्स जीरो है। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी जीरो, इट शुड बी मिनिमम फॉर द स्टेबिलिटी। मिनिमम की कंडीशन क्या है? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होना चाहिए? जीरो। और सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कब? जब आप इक्विलिब्रियम डिस्टेंस लगाते हैं तब। बस इतना है। अब मैं ले रहा हूं इस पर क्वेश्चन। असाइनमेंट नंबर 2। कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, एनर्जी को मिनिमाइज करना है आपको। ये है पेज 40। फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट एंड द नॉर्मल स्टेट ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाय दिस। अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप सुपर कंडक्टर आपको जानना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सुपर कंडक्टर आपकी थ्योरी आपने पढ़ रखी हो तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ओके, क्या कह रहे हैं यहाँ पर लास्ट में देखो, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। जब भी इस तरह की बात करेगा, मिनिमम ऑफ एनर्जी की बात करेगा, ओके, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक इट्स डेरिवेटिव। इसको मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज दिस, ये जो एनर्जी दे रखी है इसको मिनिमाइज करो। किसके रेस्पेक्ट में मिनिमाइज करना है इसको? आर तो है नहीं यहाँ पर, तो आर की जगह क्या इस्तेमाल किया इन्होंने? साई, मोड साई। तो किसके रेस्पेक्ट में मिनिमाइज करना है इसको? मोड साई। और जो भी आएगा उसको हम क्या रख देंगे? साई ई, इक्विलिब्रियम का साई। मतलब इन्होंने आर की जगह क्या यूज कर रखा है? साई। करो, तो इसको जीरो होना चाहिए, तो बनेगा 2 अल्फा साई ई प्लस 2 बीटा साई ई क्यू इक्वल टू जीरो। बोलिए, इंप्लाइज दैट, क्या कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से? 2 कॉमन ले सकते हैं, मोड साई ई कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा साई ई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो क्या क्या सॉल्यूशंस आते हैं? व्हाट आर दी सॉल्यूशंस, व्हाट आर दी रूट्स? एक रूट आता है साई ई जीरो। भाई इस इक्वेशन में या तो ये वाला जीरो है, या तो ये जीरो है, या ये फंक्शन जीरो है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। बोलिए, दूसरा सॉल्यूशन क्या आया? अनदर सॉल्यूशन इज, क्या बन रहा है? कोई
बोलिए, ये समझ में आई बात? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि पता चला इसको इक्वल बना दिया, इसके दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया और एक सॉल्यूशन निकाला, ऐसा नहीं करना है। तो कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके पास? कितने रूट्स आ रहे हैं? हाउ मेनी रूट्स यू आर गेटिंग? 3 है ना, 3 रूट आ रहे हैं। ओके, तो जबकि ये वाले जो 2 रूट है ना, वो सेम एनर्जी देंगे या डिफरेंट एनर्जी? कैन यू चेक इट? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, डेल्टा एफ वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, साई ई जब रखोगे इसमें, माय क्वेश्चन इज हियर, डेल्टा एफ का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे किस पर? आप एक रूट आपने निकाला, साई ई 0 है ना, तब एनर्जी कितनी मिलेगी आपको? 0 मिलेगी या नहीं? बताइए। यस सर, यू विल गेट 0। इक्वेशन नंबर 3। और अगर आप डेल्टा एफ का वैल्यू साई ई स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा बाई बीटा रखते हैं, तब कितनी एनर्जी की वैल्यू आएगी? तब एनर्जी की वैल्यू आएगी माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, पहला टर्म। दूसरा टर्म माइनस माइनस विल बिकम प्लस, प्लस कितना? ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ऊपर, बीटा नीचे। ओके, कितना बन रहा है? अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा बन रहा है। तो इस केस में जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा। इक्वेशन नंबर 4। बोलिए, तो ये वाले जो दोनों रूट्स हैं, दीज 2 रूट आर डीजेनरेट रूट और नॉन डीजेनरेट रूट। ये जो दोनों रूट हैं, दीज 2 रूट आर, these two solutions are degenerate। degenerate का मतलब समझते होंगे आप सभी। degenerate मतलब वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे if 2 or more values, ठीक है, और 2 or more roots are giving same energy value, then they are degenerate roots। तो ये दोनों degenerate है। सॉल्यूशन कितने हैं? 3 सॉल्यूशन है, 3 जिनमें से 2 डिजेनरेट है और 1 नॉन डिजेनरेट। अब ये बताओ, मैंने सारी पॉसिबिलिटी रख ली, मैंने 0 रख लिया तो आंसर 0 आता है, मैंने इसको रख लिया, ये आंसर क्या देता है? ये देता है। ओके, तो क्या है आंसर बताओ इस क्वेश्चन में? क्या पूछ रहा है? मिनिमम वैल्यू कब? मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कहां पर? सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। तो विच आंसर इज करेक्ट? बी। कौन सा आंसर सही है? बी। अगर मान लिया इसमें एक ऑप्शन 0 भी होता, एक ऑप्शन इसमें 0 भी होता, तो हमें और एक्सरसाइज करनी पड़ती या नहीं? अभी तो हम बच गए। अभी तो हमने क्या किया, इससे एनर्जी निकाली तो 0 दिया, तो 0 कोई आंसर ही नहीं है। तो हमने इससे वैल्यू निकाला तो ये मैच कर गया, तो हमने यही पिक कर लिया। मैं कह रहा हूं अगर ऑप्शन 0 भी होता तो हमें क्या करना पड़ता बताओ? सेकंड डेरिवेटिव। अगर इसमें एक ऑप्शन 0 भी होता तो सेकंड डेरिवेटिव भी चेक करना पड़ता। इसलिए कंफर्म कर लेते हैं कि ये सही है। वैसे तो हमें आंसर मिल गया है, ठीक है, ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, बट एक और डेरिवेटिव लेकर देखते हैं। वी टेक द डबल डेरिवेटिव। ये डबल डेरिवेटिव हम इसीलिए ले रहे हैं टू कंफर्म दैट कि हमारी एनालिसिस सही है। पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, कितना है? डबल डेरिवेटिव आएगा 2 अल्फा प्लस 6 बीटा साई स्क्वायर। ओके, ये हमारा आ गया डबल डेरिवेटिव, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। अब इसका वैल्यू निकालते हैं कहां पर? वी कैलकुलेट इट वैल्यू एट वेयर साई की 0 पर। साई की 0 पर, 0 पर अगर रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म बचेगा 2 अल्फा। ओके, एक और करते हैं, दूसरा वाला रूट रखते हैं। उसके लिए करेंगे अगर आपको क्या मिलेगा? एक मिनट, मैं करेक्शन चेंज कर लूँ।
तो डबल डेरिवेटिव लेने की बात कर रहा था अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा इससे अगर हम रखते हैं तो क्या मिलता है हमें 2 अल्फा प्लस 6 बीटा साई की मोड स्क्वायर रख दिया मैंने, क्या अल्फा बाई बीटा, बीटा बीटा इज कैंसिल, कितना बचा है माइनस का 4 अल्फा, आई थिंक बीटा इज कैंसिल माइनस 4 अल्फा 6 इसलिए हो गया कितना, दिस इक्वेशन इज 6, दिस इज 7। ओके, अब आप देखिए क्या कहता है एग्जामिनर, ये कहता है अल्फा इज ग्रेटर देन 0 इन द नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट में अल्फा ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर देन 0 होगा कब, इट वुड बी ग्रेटर देन 0 व्हेन, इफ टेल मी अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, अल्फा इज पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0 है ना, ये पूरा पॉजिटिव होगा जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा। इट मींस ये सॉल्यूशन कब वैलिड है, ये वाला मिनिमम वैल्यू कब बनेगा, नॉर्मल स्टेट में या सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में, तो ये वाला कहां वैलिड है, इट इज वैलिड नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट, ठीक है। इस वाले में कब बनेगा, इस वाले में इट वुड बी ग्रेटर देन 0 इफ अल्फा इज लेस देन 0, तो ये सॉल्यूशन कहां वैलिड है, दिस सॉल्यूशन इज वैलिड इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये सॉल्यूशन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में वैलिड है। ओके, तो इसी के हिसाब से हमने निकाला भी है, इसमें पूछ रहा है एग्जामिनर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, इसी के हिसाब से निकाला हमने ये आंसर। तो मैं कह रहा था ना आपसे कि अगर 0 होता तो कंफ्यूजन हो जाती है, और चूंकि 0 कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए यहीं तक आप करके छोड़ सकते थे, बट मैंने आपको ये भी बताया कि हाउ टू डू, कि अगर वो एक 0 ऑप्शन दे देता है यहाँ पर, या ये कह देता है कि भाई नॉर्मल में बताओ, नॉर्मल स्टेट में 0 आता है, एनर्जी का वैल्यू होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी 0 होता है। नेक्स्ट 41 कर लिए 850, करो इसको। ए ऑप्शन सर, ए कुछ नहीं करना है इसमें क्या करना है, जो पोटेंशियल दिया हुआ है उसको आपको मिनिमाइज करना है, इसके रेस्पेक्ट में आर के रेस्पेक्ट में। तो आपसे पूछा जा रहा है बॉन्ड लेंथ मतलब आर ई पूछा जा रहा है, कितना होगा माइनस माइनस विल बिकम प्लस 6p डिवाइडेड बाय आर ई पावर 7 माइनस 12q डिवाइडेड बाय आर ई पावर 13 0 लाइक दैट। आर ई पावर कितना हो गया, आर ई पावर 6, ओके, आर ई पावर 6 किसके बराबर बनेगा, आर ई पावर 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनेगा 12q बाय p 6p, implies that आर ई इज 2q बाय p, पावर कितना 1/6, ये आएगा, ये ऑप्शन would be correct।
यहाँ पर क्या करना है सबसे भाई, एनर्जी माइनस कितना, माइनस हो जाएगा 12 इंटू 0.5, माइनस 12.5 आर ई पावर कितना 30, it would be minus 6 -6 upon R/7 by that ये भी बना 6 आर ई पावर 13 minus plus 6 divided by r e power 7. It means what is the value of equilibrium distance? 1. अब इन्होंने यूनिट किस तरह से रखी है, तो ये आएगा 1 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ क्या भरा जाएगा 1 ओनली। ठीक है, आर का वैल्यू उन्होंने एंगस्ट्रॉम में बताया हुआ था पहले से ही, ये कह रहे हैं ना वेयर आर इज इंटरएटॉमिक दैट स्पीकिंग इन एंगस्ट्रॉम्स, तो 1 एंगस्ट्रॉम आएगा। ये 15 पर यही total energy of ionic solid given by this expression alpha e square over, okay, where alpha is Madelung constant, r is the distance between the nearest neighbors, and b is constant. If r naught is equilibrium separation, value of b, equilibrium separation बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, we need to take its derivative, और r की जगह क्या रखना है, r naught, तब ये बनेगा माइनस, r की जगह क्या आएगा -1 अल्फा ई स्क्वायर बाय प्लस -9 over r naught power 10 equal to 0. Okay, minus plus alpha e square by 4 by epsilon naught r naught square minus 9b over r naught power 10 equal to 0. पूछ क्या रहे हैं आपसे, b का वैल्यू, तो b निकाल दो अब आप, so b is A option sir. b निकालना है तो r naught power 10 इस तरफ जाएगा, तो अल्फा e स्क्वायर r naught power 8 बचेगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 9 जाएगा डिनोमिनेटर में, 36 हो जाएगा, तो r naught स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया पहले, तो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ b। Option क्या आप मुझे इस क्वेश्चन में बता सकते हैं कि एक एडिशनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन attractive and repulsive energy at equilibrium पर, ठीक है, क्या रिलेशन है इसके बीच में, अट्रैक्टिव एनर्जी के बीच में और रिपल्सिव एनर्जी के बीच में। यू शुड नो दिस दैट ये जो माइनस साइन वाली एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है वो क्या है, अट्रैक्टिव है, attractive sir. इट इज अट्रैक्टिव, एंड जो प्लस साइन वाली है इट इज रिपल्सिव। इट इज रिपल्सिव, ये रिपल्सिव और ये अट्रैक्टिव। तो अगर हम वैल्यू निकालें तो या तो यू अट्रैक्टिव को आप रिपल्सिव में बदल लो या यू रिपल्सिव को अट्रैक्टिव में बदल लो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो हम अट्रैक्टिव की बात करें तो ये काम करते हैं, यू अट्रैक्टिव को ऐसे रहने देते हैं, कितनी है अल्फा ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, है क्या नहीं। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2, इसको ऐसे रहने दिया, और रिपल्सिव में क्या किया, यू रिपल्सिव में b को रिप्लेस कर दिया मैंने, b डिवाइडेड बाय r पावर r नॉट पावर 9 है ना,
डी आप निकाल चुके इक्वेशन नंबर 1 में, वहां से इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ, डी का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, सो दैट ये दोनों एक जैसे फॉर्म में आ जाए। कितना आएगा बताइए? तो हो जाएगा अल्फा ई स्क्वायर, आर नॉट पावर 8 ऊपर है, नीचे एक आर नॉट बचेगा, पावर 9 है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। तो क्या रिलेशन है अट्रैक्टिव के मोड में और रिपल्सिव के मोड में? देखो ये है, बोलो। Yes, तो अट्रैक्टिव yes, sir. एनर्जी कितने टाइम्स है रिपल्सिव एनर्जी का? अट्रैक्टिव एनर्जी इज 9 टाइम्स ऑफ रिपल्सिव एनर्जी। ओके, 9 टाइम्स। फोर्सेस बराबर होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, बट एनर्जी में हमेशा एनर्जी कौन सी ज्यादा मिलेगी? आपको अट्रैक्टिव वाली ज्यादा होगी, तभी सिस्टम स्टेबल बनेगा, अदरवाइज नहीं। ये वाला करो। Consider a three-dimensional crystal of n inert gas atoms. Total energy is given by this. टू कांस्टेंट दिए हुए हैं, इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकाल लीजिए, इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकाल लीजिए। क्या करना होगा? क्या करना होगा? आर इक्वल टू आर ई रखना, आर कैपिटल वाला है, कैपिटल आर इक्वल टू आर ई, तो आएगा क्या? 2n एप्सिलॉन p, कितना हो जाएगा? 12p, 12p माइनस आ जाएगा माइनस 12p सिग्मा पावर 12 डिवाइडेड बाय सिग्मा पावर 12 डिवाइडेड बाय आर ई पावर 13, ये हो जाएगा प्लस 6q सिग्मा पावर 6 डिवाइडेड बाय आर ई पावर 7 तो 0। तो अगर हम यहाँ से आर ई निकालते हैं क्या आएगा? आर ई निकालेंगे तो क्या आएगा? आर ई वुड बी 12p है ना बाय 6q, सिग्मा कितने बच गए? सिग्मा पावर 6 बचे हैं शायद, है ना? पावर कितना? 1/6 यानी कि 2p बाय q पावर 1/6 एंड सिग्मा 2p ओवर q, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12.13 एंड ये 14.45, आर ई का वैल्यू कितना आएगा? 12.13 45 1/6 कितना है? 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके बताना। 1.57 सिग्मा, यार आंसर क्या? 1.09 आ रहा है। इतना अंतर कैसा आ रहा है? देखो करो दिखा तू 1.09 पावर 1/6 भी करना है, ठीक है, ये आ गया।
करो उसको। एनर्जी ऑफ सेरोटोनिन एज अ फंक्शन ऑफ मेटाडाइजेशन गिवन बाय दिस नंबर ऑफ मिनिमा इन द फंक्शन एफएम फॉर टी ग्रेटर देन टीसी। यहाँ पर आर की जगह क्या यूज किया हुआ है? एम। तो क्या लगाएंगे आप? एम ई तो टी माइनस टी सी एम टी तो एम क्यू इक्वल टू 0। यहाँ से 3 रूट आएंगे इसके, तो एम मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा टी माइनस टी सी इक्वल 0। implies that एक रूट तो आया एम ई 0। ओके, और बाकी रूट आते हैं एम ई स्क्वायर टी सी माइनस टी। ओके, तो ये कितने रूट हैं? ये 2 रूट हैं। जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें 2 रूट है, ये 1 है, ये 2 है। ये कितने रूट हैं? 2 रूट। ठीक है, 2 रूट डिजनरेट नॉन डिजनरेट कैसे पता लगेगा? ठीक है, वो इससे पता कर लो। यहाँ पर किसका वैल्यू भरा जाएगा इसमें? एम का या एम स्क्वायर का? एम स्क्वायर का। एम स्क्वायर का वैल्यू भरोगे तो क्या होगा? या एम पावर 4 का वैल्यू भरोगे तो क्या होगा? दे वुड गिव यू सेम एनर्जी और डिफरेंट एनर्जी। दे वुड गिव यू सेम एनर्जी। तो ये कैसे रूट है? 2 डिजनरेट रूट्स, 2 डिजनरेट रूट्स। ठीक है, अब हमें पता ये लगाना है कि टी ग्रेटर देन टीसी पे कौन मिनिमा देगा और टी लेस देन टीसी पे कौन मिनिमा देगा। क्या करेंगे इसके लिए? हमें एक का डबल डेरिवेटिव, एक का डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे 4 टी माइनस टीसी प्लस 12 एम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? अब इसमें क्या करते हैं, एक एक करके हम रखते हैं। डबल डेरिवेटिव पहले रखता हूँ टी का वैल्यू 0, एम क्या है? स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम रख रहे हैं क्या? एम ई का वैल्यू 0। जैसे ही हम 0 रखते हैं एम ई का वैल्यू, तो हमारा आंसर आता है 4 टी माइनस टी। इक्वेशन हो गई क्या? 4। जैसे ही हम क्या रखते हैं? डबल डेरिवेटिव एम ई स्क्वायर बराबर टी की माइनस टी। तो ये क्या बनता है? 4 टी माइनस टी सी प्लस 12 टी सी माइनस टी। अच्छा, स्क्वायर ये टी सी माइनस टी, तो कितना बन गया? कितने टी सी? 4 तो टी है और माइनस 12 टी है। ओके, तो टी सी तो बन रहा है 8। इतना ठीक है क्या? यस सर। 8 टी सी बाई टी। ओके, अब ये वाला वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू कब पॉजिटिव होगा? इट वुड बी पॉजिटिव व्हेन T greater than TC. positive if temperature T greater than critical temperature. ओके, और ये कब पॉजिटिव होगा? TC greater than T. Less than लेस देन। ओके, इसका मतलब ये वाला जो रूट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? स्क्रीन नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है।
मोनिका मुझे होस्ट करा दो। थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं कि ये जो वाला जो सॉल्यूशन है किसके लिए वैलिड है? इट इज वैलिड फॉर t लेस देन t। अब ये आंसर दीजिए, नंबर ऑफ मिनिमा इन फंक्शन fm फॉर t ग्रेटर देन t। t ग्रेटर देन t के लिए कितने हैं? एक है। वैल्यू नहीं पूछ रहा उसकी, नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ मिनिमा कितने नंबर है? एक है, दो है, तीन है, एक है ना, ये पूछ रहा है। जबकि t लेस देन t के लिए कितने मिनिमा है, कितने रूट्स हैं, कितने मिनिमा है, नंबर ऑफ मिनिमा, तो आंसर होता है 2। ये पूछ रहा था बस जी, फिलहाल 1। सेम टाइप का क्वेश्चन इस बार गेट में आया था। सर लास्ट स्लाइड शो करना। करो शुरू। बिल्कुल सेम है, पर कांस्टेंट अलग है और कुछ नहीं। कौन सा रिलेशन आएगा? एम स्क्वायर, यहाँ पर देखो ये सेम ही है ना, कांस्टेंट थोड़े अलग हैं बस, और कुछ भी नहीं है। उसको डेरिवेटिव कर लो, एक काम करो, df by dt, ठीक है। m की जगह क्या रखें? m, कितना आएगा? a नॉट 2a नॉट 2 नॉट m जीरो, ठीक है। m कितना होगा? 2 m कॉमन ले लेता हूँ, m जीरो हो गया। एक तो दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया m e स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया? माइनस माइनस को एब्जॉर्ब कर लो, माइनस a नॉट बाय 2b, TC minus जो हमारा वाक्य हो गया। इसका जो डिपेंडेंट आएगा m स्क्वायर का t के साथ, ठीक है, वो कैसा दिखेगा? जब टेम्परेचर जीरो होगा, जब टेम्परेचर जीरो होगा, इसको पता करने के लिए आप क्या करें? एट t इक्वल्स टू जीरो, m का वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट है या नहीं? नहीं है। a नॉट tc बाय 2b पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट या नेगेटिव है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। ओके, और ये बिहेवियर क्या है? हटने का जो बिहेवियर है एट t इक्वल्स टू tc क्या है? m का वैल्यू 0. व्हिच ऑप्शन वुड बी करेक्ट? ये ऑप्शन भी कहता है एक फिक्स वैल्यू यहाँ होगी, एक फिक्स वैल्यू यहाँ होगी tc, इट मे बी राइट,
ये भी कहता है यहाँ फिक्स वैल्यू है, यहाँ फिक्स वैल्यू, इट मे बी राइट, ये गलत है। ये क्या कहता है, t को जो tc पर वो डाइवर्ट कर रहा है, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये क्या कहता है, ये कह रहा है ये ऐसे डाइवर्ट कर रहा है, तो कौन सा बिहेवियर सही है, ये ऑलमोस्ट लीनियर बिहेवियर है, बी ऑप्शन सर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, लीनियर बिहेवियर, डी। ओके, ये होगा, ठीक है। और ये कहां पर वैलिड है, t लेस देन tc पर, t ग्रेटर देन tc पर, ये जो सॉल्यूशन है कहां वैलिड है, ये जो रिलेशन है वो कहां वैलिड है, इट इज वैलिड वेयर, टी लेस देन टी। इट इज वैलिड फॉर t लेस देन tc। अच्छा, इसका नाम क्या है m का, बोल दो, आपने मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है अभी, ये जो m है वो क्या है, ये m है मैग्नेटाइजेशन। और जो मैग्नेटाइजेशन t लेस देन tc होता है ना, जो मैग्नेटाइजेशन t लेस देन tc होता है वो t लेस देन tc एंड अप्लाइड मैग्नेटिकली जीरो में जो मैग्नेटाइजेशन होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। क्या नाम है उसका, स्पॉन्टेनियस। जब बात आप आगे बढ़ती, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। बट यहाँ मैग्नेटिज्म जानना जरूरी नहीं आपके लिए, ये सब किससे रिलेटेड है, इट इज एंटायरली रिलेटेड टू मिनिमाइजेशन ऑफ फ्री एनर्जी, दैट्स इट। Potential of a diamond metal molecule as a function of distance is given by this value potential at equilibrium separation. Potential क्या होगा, dV by dr, r equals to RT, कितना होगा, minus, it will become plus 6a by r to power 7 minus 12b r to power 12 0। ठीक है, क्या रूट आएगा सर r पावर 13। ओके, ऐसा करने से आएगा r 12b डिवाइडेड बाय 12b डिवाइडेड बाय 6 तो बनेगा 2b पावर 2b बाय a पावर 1 बाय 6। क्वेश्चन नंबर 1 ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल निकालना है आपको, b r इक्वल टू r कितना होगा, माइनस a डिवाइडेड बाय 2b, ऊपर जाएगा a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b, नीचे क्या बन रहा है, पावर 12, नीचे बन रहा है 2b का स्क्वायर और ऊपर a का स्क्वायर, क्या बन रहा है, माइनस a स्क्वायर बाय 4b। फाइनली कौन सा ऑप्शन सही है, डी। पोटेंशियल का वैल्यू इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर ये होगा। ये जो सभी क्वेश्चन हमने किए हैं they all are based on minimization of energy, minimization of potential energy। अब जो डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स होती हैं वो क्या होती है, there are different types of bondings, there are types of bonding in solids। There are mainly 5 types of bonding in solids। There are mainly 5 types of bonding in solids। ठीक है, नंबर 1
आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। नंबर 2 कोवेलेंट बॉन्डिंग। नंबर 3 आयनिक कोवेलेंट। तीसरा है आयनिक कोवेलेंट मेटालिक, मेटालिक बॉन्डिंग। नंबर 4 है वान डेर वाल्स बॉन्डिंग, वान डेर वाल्स बॉन्डिंग। नंबर 5 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 5 तरह की बॉन्डिंग है, उनके नाम है। ये जो बॉन्डिंग्स है दीज आर प्राइमरी बॉन्डिंग्स। यानी कि प्राइमरीली ये होंगी, एंड दीज बॉन्डिंग्स आर सेकेंडरी बॉन्डिंग। अगर प्राइमरी नहीं होगी तो सेकेंडरी होगी। प्राइमरीली सॉलिड कोशिश करेगा क्या इनमें से कोई बॉन्ड बनाए, बट अगर इनमें से कोई नहीं बना पाता तो वो सेकेंडरी पर जाएगा। ओके, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको एक ब्रॉडली एक स्लाइड में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ आता है नहीं, इसमें ज्यादा कुछ पूछता है नहीं। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने नहीं बताया। ओके, ये है ये जो डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग लिखी है ना उनकी प्रॉपर्टीज बता रखी है यहाँ पर। ओके, तो आप जानते हैं आयनिक बॉन्डिंग किससे बनती है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू द अदर रिजल्टिंग आयन अट्रैक्टिंग। ओके, इनकी बाकी प्रॉपर्टीज रखी है। कोवेलेंट बॉन्डिंग किससे बनती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, मेटलिक बॉन्डिंग, मेटलिक बॉन्डिंग किसमें पाई जाती है? मेटलिक बॉन्डिंग पाई जाती है किससे? किसमें? मेटल्स के अंदर। ये किसकी तरह होती है मेटलिक बॉन्डिंग? आप आयनिक और कोवेलेंट से अच्छी तरह जानते होंगे, ठीक है। मेटलिक बॉन्डिंग, मेटलिक बॉन्डिंग में क्या होता है? ओके, मेटलिक बॉन्डिंग में क्या होता है? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो लोकलाइज नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या होता है, ठीक है, बॉन्ड बनता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो लोकलाइज होता है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो लोकलाइज होगा। ओके, यही रहेगा इन दोनों के बीच में। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एटम्स अगर टुगेदर रखे जाते हैं मेटल में, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज नहीं रहते। आप जानते होंगे मेटल्स में क्या होते हैं? मेटल्स कंटेन्स व्हाट? मेटल्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पूरे में घूम सकते हैं। आप जानते होंगे पूरे मेटल में घूम सकते हैं। तो एक तरीके से क्या है, ये वाली जो मेटलिक बॉन्डिंग है इसमें भी शेयरिंग होती है, बट शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डीलोकलाइज रहता है। डीलोकलाइज मतलब वो पूरे सॉलिड में घूम सकता है। इसमें क्या रहता है? लोकलाइज, इसमें रहता है लोकलाइज। तो इसमें भी शेयरिंग होती है, इसमें भी शेयरिंग होती है। इसमें लोकलाइज शेयरिंग होती है, एक ही जगह पर रहते हैं,
इसमें डीलोकलाइज शेयरिंग होती है। ओके ओके, ये हो गया आयनिक ट्रांसफर, कोवेलेंट शेयरिंग, लोकलाइज शेयरिंग, मेटालिक डीलोकलाइज शेयरिंग। वंडरवाल बॉन्डिंग कैसे बनती है? ये यूजुअली उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है, मॉलिक्यूल्स में ही हो सकती है वंडरवाल बॉन्डिंग। ओके, दिस इज फॉर्म्ड इन दोज एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ना हो, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जिसमें टेंडेंसी नहीं होती, उनमें ये फॉर्म होता है। ठीक है, ओके, तो इसका सोर्स क्या बताया जाता है? इसका सोर्स बताया जाता है इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस? इज इंड्यूस्ड डायपोल बॉन्ड, इज द सोर्स ऑफ वंडरवाल बॉन्डिंग। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे मान लिया 2 H2O मॉलिक्यूल है, एक H2O, ये मान लिया H2O मॉलिक्यूल है, तो इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग होगी? इसमें H जो है ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक O 2H के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ओके, ये तो कोवेलेंट। अब एक और मॉलिक्यूल इसके पास रखा है, 2 H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो उनमें आपस में कौन सी बॉन्डिंग बनेगी? उनमें आपस में बॉन्डिंग बनेगी कौन सी? हाइड्रोजन। ठीक है, तो बिटवीन टू H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, लाइक इन आइस, सॉलिड की बात कर रहा हूं ना मैं, तो वाटर या वाटर वेपर की बात नहीं हुई, इसकी बात हो रही आइस। आइस सॉलिड फॉर्म होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म होता है, वाटर वेपर गैस फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें। ठीक, तो इनमें कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक है? जो जो आयनिक है या कोवेलेंट है या मेटालिक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स है, जबकि वंडरवाल बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों ही वीक बॉन्डिंग्स है, इसलिए उनको सेकेंडरी भी बोलते हैं। ओके, अब हाँ, बस इतनी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं करने के लिए। इस पर ये टेबल बनाएंगे सर हम भी। हाँ, टेबल टेबल क्या हम भी बनाएंगे, आपको मिल जाएगी, बना लेना, पर उसमें ज्यादा कुछ ध्यान रखने के लिए है नहीं, जितना बता तो कितना ही ध्यान देना है कौन कैसे बनता है। ओके, लेट मी टेक क्वेश्चन। पेज 40, ये बताओ जरा। ऑप्शन बी। ओरिजिन ऑफ वंडरवाल बॉन्डिंग क्या है? फ्लक्चुएटिंग डायपोल, क्या कह सकते हैं? इंड्यूस्ड डायपोल। ये बहुत ज्यादा इस तरह की कुछ पूछता नहीं है। 38, 39 कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी क्रिस्टलाइज्ड इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें एक एटम क्या करते हैं? कॉर्नर पर लाई करते हैं, दूसरा फेस सेंटर पर। तो फेस सेंटर वालों का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 1/2 कितने आएंगे? कॉर्नर पे आएंगे 1/8 into 8 ये 1 ऑप्शन आएगा, फेस पे कितना आएगा? 3। तो 4 एटम, देयर इज 1 एटम, किस टाइप का होगा? एक एटम, ये होगा ए टाइप का है ना, और बी टाइप के कितने एटम होंगे? 3। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? AB3 या क्या? ऑप्शन ए ABC। ठीक है, आगे चलो। जर्मेनियम की बात कर रहा है, जर्मेनियम बताओ कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखता है? ए ऑप्शन सर कौन है? जर्मेनियम का स्ट्रक्चर होता है डायमंड क्यूबिक, और उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है आपस में? कोवेलेंट।
316 एट इक्विलिब्रियम स्टेटिंग दैट ऑफ वॉल्यूम रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? 0. रिजल्टेंट फोर्स 0। तो साइड पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? Minimum. 53 which of the following inter-atomic bonds are directional? डायरेक्शनल का मतलब होता है डायरेक्शनल। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल जब आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें जैसे मान लिया आयनिक बॉन्ड बना NaCl के बीच में, ओके, तो NaCl में एक Na जो है Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक ट्रांसफर करेगा, जिससे Na प्लस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? Na प्लस के पास कितने बचेंगे? 10। तो यानी कि जो बनेगा वो बनेगा 28। जैसे Cl माइनस will contain now 18, it would be 288। तो ये दोनों ही जो चार्जेस होंगे, ये दोनों ही चार्जेस क्या होंगे? They will now become spherically symmetric। Spherically symmetric charges, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो इसलिए क्या है, जो आयनिक बॉन्ड है इट इज नॉट डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड इज नॉट डायरेक्शनल क्योंकि उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है। अब आते हैं कोवेलेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड मान लिया बना है किसके बीच में? H2 के बीच। तो इसमें क्या होगा H2 में? एक H they will share the electrons, they will share the electron pair, ओके। तो इससे क्या होगा, जो H है, तो क्या H का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा? नो, इट विल नॉट बी स्फेरिकली सिमेट्रिक। किस तरफ चार्ज ज्यादा होगा, किस तरफ चार्ज कम होगा? यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। इट इज मोर किस तरफ? इट इज मोर ऑन, it is more along, it is more along, किस तरफ ज्यादा है? along internuclear axis, internuclear axis। इसको क्या बोलते हैं? ये जो होता है ऐसे दिखाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज internuclear axis, ठीक है। तो किस तरफ ज्यादा होगा? चारों तरफ सेम होगा या ज्यादा होगा किस तरफ? it would be more towards internuclear axis। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? Directional. highly directional, it is highly directional bond क्योंकि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब तरफ सेम नहीं है। हाईली डायरेक्शनल बॉन्ड, ओके। तो विच आंसर इज करेक्ट? ओके, ये होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा मुझे नेक्स्ट क्लास में मेडल कांस्टेंट के बारे में बताना है, ठीक है। बाकी बॉन्डिंग इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लैटिस वाइब्रेशन। मैं आगे टीच नहीं कर रहा हूँ, बताइए डाउट। टेबल वाला वो बता देना, स्लाइड आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। छूट, थैंक यू। मेरी सारी स्लाइड से शुरू कर देता हूँ। 1 2 3 4। सर इसमें ये कैसे पता चला कि रूट्स डिजनरेट है कि नहीं है? क्या नहीं है? 5। सर रूट्स डिजनरेट है कि नहीं है? रूट से डिजनरेट नहीं है? हाँ सर, मतलब सर पता कैसे चला ये? कौन से क्वेश्चन में? सर पीछे बैक स्लाइड में। हाँ
डीजनरेट हाँ सर इसमें हाँ सर डीजनरेट आपने लिखा हुआ सर कैसे लिखा हुआ समझ नहीं आया था डीजनरेट मतलब ये दोनों रूट अगर मैं अलग अलग कर दूं इनको तो दे विल गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां से पता लग रहा है, देखो इसमें मिनिमम ऑर्डर क्या है, इस एफ के अंदर मिनिमम ऑर्डर क्या है, क्या इसमें साइज ही है या साइज स्क्वायर है? साइज स्क्वायर साइज स्क्वायर। ओके, तो इसके अगर मैं दो अलग अलग साइज निकालता हूं, मान लिया निकाल देता हूं मैं साइज ई अलग अलग कर देता हूं दो रूट, तो क्या होंगे वो दो रूट? माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा नहीं, आयोटा आएगा, आयोटा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव है तो एक तो आएगा प्लस आयोटा अल्फा बाय बीटा अंडर रूट, एक आएगा माइनस आयोटा अंडर रूट अल्फा बाय बीटा। ओके, तो क्वेश्चन इज Yes, sir. कि क्या वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे या डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी? इसमें साई का यूज हो रहा है कहीं पे? नो यूज ऑफ साई, मिनिमम यूज किसका है? साई स्क्वायर का। साइज स्क्वायर साई स्क्वायर का वैल्यू भरा जाएगा वहां, तो जब साई स्क्वायर भरा जाएगा तो क्या होगा? these two roots Same will give value. you same amount of energy, तो वो डीजनरेट होंगे। ओके सर ओके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 हेलो सर। 18। हाँ बताओ सर जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें सर बी और डी ऑप्शन क्यों नहीं है सर? कहाँ पर, कौन से में? लास्ट क्लास हो रहे हैं मेटालिक और वंडरवॉल, ये ऑप्शन दोनों क्यों नहीं है? रीजन क्या करें? ओके, अगर आप मेटल की बात करते हो तो जो 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 इलेक्ट्रॉन है, ओके, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके, मतलब वो घूमता रहता है सारे में। देखो जैसे अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर मेटलिक बॉन्ड बनाता है, कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29 होते हैं या नहीं? बट कॉपर जो है वो किस फॉर्म में रहता है सॉलिड के अंदर? वो Cu प्लस फॉर्म में रहता है या नहीं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 28। ओके, तो 28 का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे आई थिंक तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिक ही आएगा। ओके, और वंडरवॉल जो है होता तो है डायरेक्शनल, ये होता तो है डायरेक्शनल बट ये वीकली डायरेक्शनल है। वंडरवॉल कैसा डायरेक्शनल है? इट इज वेरी वीकली डायरेक्शन। स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कौन है बताइए? कोवेलेंट। तो कोवेलेंट है एक जगह और एक जगह वंडरवॉल है, तो हम किसको पिक करेंगे? विल पिक ऑब्वियसली क्या, कोवेलेंट। सर 12 नंबर स्लाइड चाहिए, 12 नंबर। सर इसमें बी ऑप्शन कैसे लगाया आप? क्या बी ऑप्शन कैसे लगाइए? ये देखो, ये लीनियरली डिक्रीजिंग है टेम्परेचर के साथ, एनी स्क्वायर बोलो ये सर तो कौन सा पिक करूं? ये आगे सर। माइनस साइन है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? लीनियरली डिक्रीजिंग। ये सर ओके। और बता कौन सी स्लाइड के ऊपर नेगेटिव हो रहा है? 10 and 16 10 8 2 16 ठीक है, लास्ट स्लाइड दिखा दो सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो फिर।